हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में। सेक्शन 14 हमें क्या बताता है? सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। आपने किसी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर दिया और आपको इस बात का नॉलेज नहीं था कि उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने का, और आपने जो ये किया गुड फेथ में किया। तो ये जो टाइम लगा है आपको इस बात का पता चलने का कि उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो टाइम जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है जब हम लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 सेज इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट कर रहे हैं फॉर एनी सूट, किसी भी सूट के लिए, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस, जब प्लेंटिफ ड्यू डिलिजेंस से प्रोसिक्यूट कर रहा है अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील और रिविजन अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड where the proceeding relates to the same matter in issue। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो सेम मैटर इन इशू होना चाहिए एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ, और गुड फेथ में होना चाहिए इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, या तो डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से या कॉज ऑफ लाइक नेचर की वजह से कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन नहीं कर पा रही है। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। सबसे पहले तो इसेंशियल्स क्या हो गए हमारे। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है कि कोई भी सूट है उसमें डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन आ गया है कि कोर्ट जो है इस मामले को ट्राई नहीं कर सकती, लेकिन जो हमारा प्लेंटिफ है वो ड्यू डिलिजेंस में काम कर रहा था, मतलब उसे ये लग रहा था कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, गुड फेथ में काम कर रहा था और ड्यू डिलिजेंस से वो काम कर रहा था। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2023 को मैंने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया, या किसी ए पर्सन ने कोई सूट जो है इंस्टीट्यूट किया कोर्ट में। ठीक है, और 1 सितंबर 2023 को उसको पता चला कि इस कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो उसे खुद ये बात पता चली या कोर्ट ने उससे बताया कि हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है आपका जो है केस ट्राई करने की। तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये वाला जो टाइम पीरियड है 7 महीने का, 8 महीने का, ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर चल रहा है, ये 8 महीने का टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये टाइम पीरियड जो है कोर्ट के द्वारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब वो लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट कर रही होगी। तो फिर से एक बार समझो, 1 जनवरी 2023 को किसी ए पर्सन ने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया कोर्ट में। 1 सितंबर 2023 को उन्हें पता चला कि इस कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। तो क्या ये जो टाइम यहाँ पर लगा है, ये मान लो कि 8 महीने का नहीं, कभी कभी 2 साल 3 साल का टाइम लग गया ये बात पता चलने में कि उस कोर्ट का तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और हमारे जो मिस्टर ए हैं वो गुड फेथ में काम कर रहे थे और ड्यू डिलिजेंस से काम कर रहे थे। तो ऐसे में जितना भी टाइम लगा है ये बात पता चलने में कि उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उतना टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास है सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 बिल्कुल सेम बात करता है, बस यहाँ पर एप्लीकेशन का डिफरेंस है। हम यहाँ पर सूट की बात कर रहे थे और सबसेक्शन 2 में हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। वही सेम चीज है इसमें भी। यहाँ पर जो है एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल कर रहे हैं। तो एक चीज हमें इससे समझ में आ गई है कि जो सेक्शन 14 है हमारा, वो सूट और एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है, सूट और एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है, अपील पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा सबसेक्शन 3। तो थोड़ा ध्यान से समझना है इसे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 ऑफ सीपीसी, इन्होंने कहा कि ऑर्डर 23 रूल 2 में जो बात लिखी है हम उसको ध्यान नहीं देंगे,
द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, ये सूट वाले जो प्रोविजंस हैं ये अप्लाई करेंगे इन रिलेशन टू अ फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर 23। ठीक है, देखो ऑर्डर 23 रूल 1 में ये बात लिखी है कि अगर इंसान को ये पता चले, किसी पर्सन को ये पता चल रहा है, प्लेंटिफ को ये पता चल रहा है कि उसके पास मतलब इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो वो कोर्ट के सामने कोर्ट से ये परमिशन ले सकता है। ये ऑर्डर 23 रूल 1 में जो लिखा है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो वो कोर्ट से ये परमिशन ले सकता है कि मुझे अपना सूट विड्रॉ करना है एंड आई हैव टू फाइल अ फ्रेश सूट। मुझे फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करना है। क्यों? क्योंकि उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है मेरे केस को ट्राई करने का, या अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर। ठीक है, या फिर कोई दूसरी वजह है इसी तरीके की लाइक नेचर की, जैसे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या फिर कोई और डिफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि प्रोविजंस जो है वो सबसेक्शन 1 के अप्लाई करेंगे उस फ्रेश सूट पे। प्रोविजन सबसेक्शन 1 के अप्लाई करेंगे, क्या मतलब है कि जो टाइम का जो एक्सक्लूजन हो रहा है, अगर वो फ्रेश सूट भी फाइल यहाँ पर कर रहा है कोर्ट की परमिशन के बाद, अगर वो फ्रेश सूट अप्लाई कर रहा है, फ्रेश सूट को इंस्टीट्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर भी टाइम का जो एक्सक्लूजन है वो होगा। यहाँ पर जैसे मान लो कि उसे फिर से 8 महीने का टाइम अगर लगा, इसी एग्जाम्पल में समझ लो कि उसने कोई सूट को विड्रॉ किया कोर्ट की परमिशन के साथ। यहाँ पर जो है ए ने कोई सूट विड्रॉ किया 1 तारीख को कोर्ट की परमिशन के साथ, और उसने कहा कि हम एक मतलब उसी दिन उसने जो है एक फ्रेश सूट भी इंस्टीट्यूट किया। ठीक है, नहीं देखो देखो नहीं, ऐसा नहीं, गोइंग रॉन्ग, ये चीज नहीं, देखो इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार लेट मी टेल यू, देखो क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है इसमें। ये लिखा है कि जो परमिशन, मान लो जैसे कि कोई ये ए सूट था, इस सूट को उसने विड्रॉ किया। ठीक है, इस सूट को उसने विड्रॉ किया, और ये जो सूट उसने विड्रॉ किया है कोर्ट की परमिशन के साथ किया है, कोर्ट की परमिशन के साथ किया। उसके बाद वो कोई फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 का, यानी कि जो डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन वाला जो उसको टाइम जो एक्सक्लूड किया गया था वो टाइम उसको मिलेगा। मान लो कि उसको 8 महीने का अगर टाइम मिला था, तो यहाँ पर जो है 8 महीने का टाइम वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसा हमारे जो है सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है। एक बार फिर से समझो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि रूल ऑर्डर 23 रूल 2 में जो कुछ भी लिखा हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर 23 रूल 2 में अगर सीपीसी की बेयर एक्ट है पास में, तो ऑर्डर 23 रूल 2 खोलो, उसमें लिखा है कि जो है लिमिटेशन, अगर आपने फ्रेश सूट फाइल किया है तो लिमिटेशन पीरियड वैसे ही चलेगा जैसे कि कभी कोई फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं किया गया था। यानी कि वो साफ साफ मना कर रहा है कि टाइम का एक्सक्लूजन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तभी इन्होंने सबसेक्शन 3 में कह दिया कि जो रूल 2 में लिखा हुआ है हम उस बात को ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, और कहा कि जो सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस हैं वो फ्रेश सूट पर अप्लाई करेंगे। यानी कि सिंपल भाषा में ये कि वहां पर जो है टाइम का एक्सक्लूजन का अगर प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे सबसेक्शन 1 में, टाइम के एक्सक्लूजन के प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आप टाइम एक्सक्लूड कर सकते हैं जितना टाइम आपको लगा डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जानने के लिए। तो सबसेक्शन 3 भी यही कह रहा है कि आप अगर फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो उसमें आपका टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर हमारे जो ये 3 एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो। हमारा जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो कहता है इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग। ये फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग है, ये हमारा फॉर्मल टाइम है 1 जनवरी। द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड, सॉरी देखो ये नहीं, यहाँ पर ये जो टाइम है ये जिस दिन इंस्टीट्यूट किया गया ये वो टाइम है 1 जनवरी। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे 1 जनवरी लिख दे रही हूँ। 1 जनवरी जिस दिन हमारा सूट इंस्टीट्यूट हुआ, ऑन द डे ऑन विच इट एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। और जिस दिन ये हमारा कंफ्यूजन खत्म हुआ है, यानी कि हमारा कंफ्यूजन अगर 1 सितंबर को खत्म हुआ, तो ये वाला जो दोनों डेट्स हैं ये भी काउंट करी जाएंगी। 1 जनवरी भी काउंट किया जाएगा, 1 सितंबर भी काउंट किया जाएगा। फिर हमारा एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर कोई प्लेंटिफ या एप्लीकेंट रेजिस्ट कर रहा है अपील को
उसको हम मानेंगे, डीम करेंगे दैट ही इज प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाले चीज का अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर का क्या मतलब है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे कि अगर मिस ज्वाइंटर हो गया है पार्टीज का, हमें कोई पार्टी को ज्वाइन करना था और हमने उस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो आ जाएगा कॉज ऑफ लाइक नेचर में। यहाँ पर भी जितना टाइम हमें फिर लगा उस पार्टी को ज्वाइन करने में, ये चीज पता लगने में कि मिस जॉइंडर हो गया है पार्टीज का, जितना टाइम हमें हमें लगा ये पता चलने में कि मिस जॉइंडर हो गया है पार्टीज का, उतना टाइम जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कॉज ऑफ लाइक नेचर का मतलब ये है, ठीक है। तो मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज और ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉज ऑफ लाइक नेचर विद द डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो ये हमारे सारे एक्सप्लेनेशन से, आई होप आप लोग को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।